वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन सीक्वेंस एंड सीरीज। अभी तक हमने एपी और जीपी पर चर्चा करी। एपी में हमने 3-4 चीज़ें देखी। जनरल टर्म पर अलग से बात करी, फिर 3 टर्म्स पर एक और अलग से वीडियो था, कॉमन टर्म्स और सम ऑफ एन एपी। और भी चीज़ें हमने करी, पर ये एक समरी है। सिमिलरली जीपी पर भी हमने 3-4 चीज़ों की बात करी, जनरल टर्म, 3 टर्म्स, सम ऑफ अ जीपी और विशेष रूप से सम ऑफ एन इन्फिनिट जीपी। आज हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन पे बात करेंगे और इस पे जो हमारा डिस्कशन होगा वो उतना विस्तृत नहीं होगा जैसा कि एपी और जीपी में था। वजह ये है कि सम ऑफ अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कोई क्लोज्ड फॉर्म फार्मूला नहीं होता है। हमने देखा सम ऑफ एन एपी एक हम अच्छा सा फार्मूला उसका दे सकते हैं, सम ऑफ अ जीपी का भी दे सकते हैं, सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी का भी दे सकते हैं कंडीशन सप्लाई। पर एचपी में ऐसा कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पर बस 2 ही चीज़ों की बात करेंगे आज के लेक्चर में, जनरल टर्म और अगले लेक्चर में 3 टर्म्स। और आज इसको डिफाइन भी करेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सम प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस एंड नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है? एक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स को हार्मोनिक प्रोग्रेशन तब बोला जाता है जब उनका जो रेसिप्रोकल सीक्वेंस है वो एक एपी हो। विचित्र परिभाषा है, क्यों ये परिभाषा दी गई स्पष्ट नहीं है, मुझे भी नहीं है, और इस पर मैं कुछ बोल भी नहीं पाऊँगा। पढ़ लें क्योंकि सिलेबस में है, बस इसलिए पढ़ लें। जो सचमुच में इसमें कुछ मैथमेटिकल कंटेंट जहाँ पर आता है जब वो तब आता है जब हम अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक मीन इनइक्वालिटी की बात करते हैं। हार्मोनिक मीन नाम से कोई वस्तु होती है, उसकी जब बात करेंगे तब करेंगे। पर अभी तो ये एक विचित्र सी परिभाषा है और हम इसको एक गेम की तरह से बस खेल लेंगे। ठीक है, अब कोई भी गणित की परिभाषा हो, कोई भी गणित की वस्तु हो, तो उसके हमें उदाहरण पता होने चाहिए। जैसे जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात हुई तो जो सबसे बेसिक नॉन ट्रिवियल एग्जाम्पल है एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, हमें तुरंत एक उदाहरण हम प्रस्तुत करने की स्थिति में होने चाहिए। तो एपी के केस में ये सबसे सिंपल नॉन ट्रिवियल एग्जाम्पल है। मैं कह रहा हूँ नॉन ट्रिवियल क्योंकि ट्रिवियल एग्जाम्पल हो जाएगा 1 1 1 1 या कोई भी कांस्टेंट सीक्वेंस एक एपी है। नॉन ट्रिवियल एग्जाम्पल जहाँ पे कि कॉमन डिफरेंस नॉन जीरो हो, कुछ तो इंटरेस्टिंग हो रहा हो, तो ये एक सबसे सिंपल नॉन ट्रिवियल एग्जाम्पल है एपी का। उसी तरह से सबसे सिंपल नॉन ट्रिवियल एग्जाम्पल जीपी का मैं कहूँगा ये है। और हार्मोनिक प्रोग्रेशन में जो सबसे सिंपल नॉन ट्रिवियल एग्जाम्पल है वो ये है। ठीक है, बस जो एपी थी 1 2 3 4 5 उसको रिवर्स या उसको रेसिप्रोकल कर दिया तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन मिल गया। सो क्लियरली दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और आप कोई भी एपी लेकर के उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन मिल जाएगा। पर हाँ, यहाँ पर एक सिंपल सी बात जो मैंने नहीं बोली कि यहाँ पे कोई भी टर्म ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ भी यहाँ पे ज़ीरो हुआ तो रेसिप्रोकल हम कर नहीं पाएंगे। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कोई भी टर्म ज़ीरो नहीं होता है, ये परिभाषा में ही निहित है। क्योंकि हम रेसिप्रोकल्स की बात कर रहे हैं, ज़ीरो यहाँ पर अलाउड ही नहीं है। ठीक है, तो जैसे जीपी का कोई टर्म ज़ीरो नहीं होता, वैसे ही एचपी का भी कोई टर्म ज़ीरो नहीं होता। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। तो इलस्ट्रेशन, हमें एक एचपी दी हुई है जिसका हमें 4th टर्म बताना है, और हमें जानकारी क्या दी गई है कि 7th टर्म इज़ 1/20 और 13th टर्म इज़ 1/38। एकदम ही सरल सवाल है, ज़रूर वीडियो पॉज करके सॉल्व करें। हर सवाल के लिए ये बात लागू होती है, पर इसमें विशेष कर क्योंकि ये बहुत ही सरल है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है कि हमारे पास एक एचपी है जिसको मैं ऐसे नोटेट कर देता हूँ। ऑल राइट, तो दिस इज़ एन एचपी। इसका हमें 4th टर्म बताना है। तो एचपी का मतलब हमारे लिए क्या है? हमारे लिए एचपी का मतलब है जब रेसिप्रोकल करो तो एपी, परिभाषा ही वही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ वो एक एपी है। ठीक है, और हमें जानकारी क्या दी हुई है कि जो 7th टर्म है हमारी एचपी का वो है 1/20। तो इसका मतलब A7 इज़ 1/20 और 13th टर्म इज़ 1/38। सो A13 इज़ 1/38। ये हमें दी हुई है जानकारी, पर हम डायरेक्टली हार्मोनिक प्रोग्रेशन से डील नहीं करते हैं। हमें
उसके रेसिप्रोकल से डील करना आता है, तो 1/A7 इज़ 20 और 1/A13 इज़ 38, ये दिया हुआ है हमारे लिए। और अगर इस AP के कॉमन डिफरेंस को हम D बोल दें, D बी द कॉमन डिफरेंस, अगर AP के कॉमन डिफरेंस को D बोल दें तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये एक AP है जिसका कि 7th टर्म इज़ 20 और 13th टर्म इज़ 38, राइट। तो 1/A13 एंड 13th टर्म ऑफ द AP माइनस 1/A7, ये क्या है? ये है 6 टाइम्स D। ये भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लिख देता हूँ। 1/A7 है क्या? 1/A7 इज 1/A1 यानी फर्स्ट टर्म ऑफ द AP प्लस 7 minus 1 into D, right? This is the 7th term of the AP. The denominator was the 7th term of an HP. Therefore, this thing is the 7th term of an AP. So, 7th term of any AP is the first term of the AP plus this quantity 7 minus 1 into common difference. इसी तरीके से 1/A13 is the first term plus 13 minus 1 into D. और अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमें मिलेगा 1/A13 माइनस 1/A7 इक्वल्स 6D, राइट। सो हमें D की वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि ये दोनों संख्याएं तो हम जानते हैं। तो LHS क्या है? LHS इज 38 minus 20, दैट इज 6D, जिससे हमें मिला D इज इक्वल टू 3। तो ये बात हमें पता चली। D इज 3, पर अब इस चीज़ को यहाँ पे उपयोग कर दें तो हमें फर्स्ट टर्म भी मिल जाएगा, क्योंकि ये तो हम जानते हैं क्या है, दिस इज नथिंग बट 20। तो हमें फर्स्ट टर्म भी मिल जाएगा यानी 1/A1 मिल जाएगा। सो यूजिंग दिस इन 1 वी गेट 1/A1 इज 1/A7 minus 6D, which gives us 20 minus 6 into 3, which is 2. तो 1/A1 is 2। तो हमें पूरी HP मिल गई है, राइट। क्योंकि हमें इस AP का फर्स्ट टर्म मिल गया और इसका कॉमन डिफरेंस मिल गया, तो ये पूरा सीक्वेंस हमारे हाथ में आ गया एंड देयरफॉर ये पूरा सीक्वेंस हमारे हाथ में आ गया। अब हमें फोर्थ टर्म पूछा है इस HP का, तो पहले मैं इस AP का फोर्थ टर्म निकाल दूंगा और फिर उसे रेसिप्रोकल कर दूंगा। तो 1/A4 क्या है? 1/A4 is first term of the AP plus 4 minus 1 into the common difference, which is 20 plus 3 times 6, which implies 1/A4 is, ये कैसे हो गया? बड़ी अजीब बात है, ये भी 38 आ गया। सॉरी, D की वैल्यू 3 थी, 6 नहीं थी। हाँ अभी ठीक है। हाँ, सो दिस इज 29। सो देयरफॉर द फोर्थ टर्म इज 1/29, राइट, दैट्स इट। सो हमारा आंसर इज 1/29। ऑलराइट, सरल सा एकदम सवाल था, अलजेब्रा था और कुछ नहीं। ओके, तो हमें क्या दिया है कि 4 पॉजिटिव नंबर्स हैं जो कि GP में हैं, और ये भी दिया है कि फॉर सम नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स XYZ W ये सारी संख्याएं बराबर हैं। ठीक है, सवाल ध्यान से पढ़ लें। प्रूव ये करना है कि XYZ और W एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग है, पिछले सवाल के जैसा नहीं। पॉज करके ज़रूर विचार करें। ओके, तो ये चारों नंबर बराबर हैं। तो ये जो भी संख्या है जिसके ये सब के सब बराबर हैं उसको मैं कुछ बोल देता हूँ। उसको कह देते हैं कि कह देते हैं कि मान लें वो K है। और एक चीज़ पहले ही नोट कर लें कि K एक पॉजिटिव नंबर होगा क्योंकि A पॉजिटिव है, A पॉजिटिव है, B पॉजिटिव है, सभी के पॉजिटिव है। तो किसी पॉजिटिव नंबर को किसी पावर पे रेज करेंगे तो भी पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। तो K एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, अब हमें XYZ और W को हार्मोनिक प्रोग्रेशन में सिद्ध करना है। तो
हमें एक्स वाई जेड और डब्ल्यू पे कुछ हैंडल चाहिए, तो यहाँ से हम लॉग लेकर के एक्स को के और ए के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, सिमिलरली वाई के लिए, सिमिलरली जेड के लिए, एंड सो ऑन। तो जो पहली इक्वेशन है कि ए टू द पावर एक्स इज के, इसमें हम लॉग ले लें विद बेस 10, बेस कुछ भी ले सकते हैं पर बेस 10 सबसे ज़्यादा कॉमन है। तो ये मिला, और जिससे हमें मिला कि x इज log k अपॉन log ऑफ a, राइट। और एक चीज़ और, क्योंकि x y z नॉन ज़ीरो है, k 1 नहीं हो सकता, राइट। तो ये भी हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि k इज़ नॉट 1, राइट। क्योंकि अगर k 1 होता तो x 0 आ जाएगा तुरंत यहाँ से, राइट। नाउ इसी तरीके से y क्या है, y इज सिमिलरली log k अपॉन log b, z इज log k अपॉन log c, एंड w इज log k अपॉन log d। हमें ये प्रूव कर रहा है कि ये एक HP है, यानी कि, तो इसको मैं लिख देता हूँ, want to show that x y z w is in HP, which is same as asking by definition कि 1 upon x, 1 upon y, 1 upon z, 1 upon w are in AP, which is same as asking कि log of a upon log k, comma log of b upon log k, this is AP। पर आगे का बड़ा सरल है, इसको AP में दिखाना या केवल न्यूमरेटर्स को AP में दिखाना एक ही बात है, क्योंकि डिनोमिनेटर एक फिक्स्ड नॉन ज़ीरो रियल नंबर है। तो अगर हम इसके किसी भी स्केल्ड सीक्वेंस को, मान लें हम कोई भी लैम्डा ले लेते हैं नॉन ज़ीरो, और इसको लैम्डा से स्केल करके दिखा देते हैं कि AP में है, तो जो ओरिजिनली चीज़ लिखी है वो भी AP में ही है। सो दिस, मैं बस ये कह रहा हूँ, दिस इज़ इक्विवेलेंट टू शोइंग कि log A, log B, log C and log D are in AP, राइट। अगर ये AP में दिखा दिया तो ये भी AP में आ गया। इस तरह की बातें हम कर चुके हैं। ऐसे भी अगर आपने पहले ध्यान दिया तो यहाँ पे ये सारी बात ख़त्म हो जाती है, इतना तो दूर तक आने की ज़रूरत ही नहीं थी, पर मैं पूरी डिटेल में कर रहा हूँ। तो इसे AP में दिखाना है। अब या तो सक्सेसिवली डिफरेंसेस ले सकते हैं, या फिर B को लिख सकते हैं AR, C को AR स्क्वायर, D को AR क्यूब। हम पहले भी एक बार बात कर चुके हैं कि किसी पॉजिटिव टर्म, अगर कोई GP है जिसके सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं, तो लॉग लेने पे एक AP मिलता है। ये हम जनरल में डिस्कशन कर चुके हैं, पर ठीक है, इसको आज मैं और बेसिक से ही कर देता हूँ। तो ये log A है। अगर R इज़ द कॉमन रेशियो ऑफ द गिवन GP, सो दिस इज़ log AR। C की जगह पे AR स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड दिस इज़ log AR क्यूब। तो हमें बस इतना ही दिखाना है कि ये एक AP है, जो कि ये है, क्योंकि जो पहला टर्म है चलो वो तो log A है, दूसरा इज़ log A प्लस log R, तीसरा है log A प्लस 2 log R, तीसरा है log A प्लस 3 log R। log की बेसिक प्रॉपर्टीज़। तो ये सारी जो तर्क श्रृंखला है, उससे क्या हुआ कि हमें शो ये करना था कि ये HP में है। हमने क्या बता दिया कि दिस इज़ इक्विवेलेंट टू सेइंग कि ये एक AP में है, जो कि ये हैं क्लियरली। कॉमन डिफरेंस इज log R, फर्स्ट टर्म इज log A, सो दैट्स इट। देयरफॉर दीज आर इंडीड इन एन HP। पर ये इतना सारा करने की वजह से शायद मामला और बिगड़ गया। ये नहीं करता तो ज़्यादा बेहतर होता, पर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। एक HP दी हुई है n टर्म्स की, और फिर एक हर k के लिए 1 से n के बीच में हर k के लिए एक नंबर डिफाइन किया, जिसको f ऑफ k बोल दिया गया। वो नंबर क्या है, सारे टर्म्स ऑफ द HP को सम कर लें और उसमें k घटा दें, यानी k के अलावा fk क्या है, यहाँ से k को भूल जाएं, जो बचे उनको जोड़ दें। ये भी एक तरीका हुआ है fk को बोलने का। तो इसको लिखा ऐसे गया है कि पहले सबको जोड़ दें और फिर kth टर्म को घटा दें, ठीक है। तो ये fk कुछ कोई अजीब सी चीज़ डिफाइन कर दी गई है। अब पूछा गया है कि ये जो सीक्वेंस बनेगा,
ये क्या है, HP है, GP है, क्या है ये? ठीक है, तो ज़रूर विचार करें इस पर। राइट, तो यहाँ पे मुझे एक बात समझानी है कि कैसे अप्रोच करते हैं किसी मुश्किल सवाल को। ये सवाल कोई मुश्किल नहीं है, पर इन जनरल जब ना समझ में आए क्या करें तो कैसे सवाल को हल करने की अप्रोच लें। तो जॉर्ज पोलिया नाम से बड़े मैथमेटिशियन हुए पिछली सेंचुरी के, लिख देता हूँ उनका नाम, हंगेरियन मैथमेटिशियन। तो इन्होंने एक किताब लिखी है हाउ टू सॉल्व इट, जिसमें उन्होंने समझाया है इफ़ यू कांट सॉल्व अ प्रॉब्लम देन यू कांट सॉल्व अ सिंपलर प्रॉब्लम, या इन अदर वर्ड्स if you can't solve a problem, try to find a simpler problem that you can't solve, or that you, if you solve, you get some insight. इसी चीज़ को अगर हिंदी में बोलें तो अगर कोई मुश्किल सवाल हमारे सामने आता है या ऐसा कोई सवाल हमारे सामने आता है जो हम नहीं हल कर पा रहे हैं, तो खुद से उस सवाल को थोड़ा आसान बनाएं और फिर उस आसान बने हुए सवाल पर विचार करें। वहाँ से कोई बात समझ में आएगी जो आप अपने मूल प्रश्न पर लागू कर सकते हैं। तो हमें ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट हो गया कि ये एक HP दी हुई है, इसमें सब सिंबल्स में सारी बातें हो रही हैं, तो हम कोई एग्जाम्पल से रिप्लेस कर देते हैं। HP का जो सबसे सिंपल एग्जाम्पल है उससे हम इसको रिप्लेस कर देते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। तो सवाल समझने के लिए एक बार के लिए मान लेते हैं AK इज़ 1/k, यानी जो HP हमें दी हुई है वो है 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। इसमें समझते हैं क्या हो रहा है और फिर जनरल में देखेंगे। तो एक चीज़ और यहाँ नोट करने वाली है कि जो f(k) है उसमें ये चीज़ तो कोई कांस्टेंट है, दिस डज नॉट डिपेंड ऑन k, इसका k से कोई वास्ता नहीं है। ये बस जैसे ही ये नंबर्स हमें मिले ये एक संख्या तय होगी, k पे इसका कोई k पे आश्रित नहीं है ये। सो दिस इज सम कांस्टेंट जिसको मैं बोल दूंगा S फॉर सम, तो ये S है। ओके, तो अब ये क्या लिखा हुआ है, ये जो चीज़ लिखी है इसको हम अपने उदाहरण में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये जो चीज़ है ये है, पहला टर्म इज़ 1/(1/s - 1), राइट, क्योंकि A1 इज़ 1, F1 क्या है, S - A1 विच इज़ 1। सिमिलरली दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, A2/(s - A2), तीसरा टर्म इज A3/(s - A3) एंड सो ऑन। तो इसका जो जनरल टर्म है उसको अगर TR बोल दिया जाए तो rth टर्म इस सीक्वेंस का है 1/r डिवाइडेड बाय S - 1/r विच इज 1/rs - 1, करेक्ट। और क्लियरली ये जो चीज़ है, जो डिनोमिनेटर है वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, देयरफॉर ये जो सीक्वेंस है ये एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव अप्रोच की बात करें तो यहीं पे बात खत्म हो गई, दिस इज अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन, आंसर आ गया। पर जनरल में अगर सिद्ध करना हो तो सेम अप्रोच, जो हमारा जनरल, अब जनरल सोल्यूशन कर लेते हैं। तो हमारे पास ये एक AP है, या ठीक है, let's just directly do this. So rth term is what? Rth term is given to be AR upon FR, AR upon FR, but FR क्या है, S - AR, which is, यहाँ से इंस्पायर होकर के मैं सारी बातें अब कर रहा हूँ, ऊपर और नीचे हम AR से डिवाइड कर देते हैं, तो ऊपर 1 बन जाएगा, ऊपर 1 बन गया और नीचे क्या बना, S/AR - 1, राइट। पर ये एक AP है, क्यों ये एक AP है, इसका AP होना एज आर गोज फ्रॉम 1 to n इज सेम एज इसका AP होना एज आर गोज फ्रॉम 1 to n, क्योंकि AP में कोई एक कांस्टेंट चीज़ सब्सट्रैक्ट करने से AP तो बदल नहीं जाएगी। तो वो ये AP क्यों है,
क्योंकि ये चीज़ एक ए पी है एज आर गोज फ्रॉम 1 to 1। ये चीज़ ए पी क्यों है एज आर गोज फ्रॉम 1 to n? क्योंकि 1/AR एक ए पी है एज आर गोज फ्रॉम 1 to n। बाय डेफिनेशन ऑफ एन एच पी 1/AR, अगर आर को 1 2 3 से लेकर के n तक रखते जाएंगे तो एक ए पी मिलेगी, और बस उस ए पी को एक नंबर से स्केल कर दिया गया है जो नंबर है s। तो निश्चित रूप से ये एक ए पी है एज आर गोज फ्रॉम 1 to n, एंड देयरफॉर दिस इज एन ए पी एज आर गोज फ्रॉम 1 to n, एंड देयरफॉर दिस थिंग इज एन एच पी एज आर गोज फ्रॉम 1 to n। सो दैट्स इट। जो छोटे से अपने एग्जाम्पल में हमने जो चीज़ देखी थी बस उसको मैंने थोड़ा नकल करके जनरल में सिद्ध कर दिया। ऐसे आवश्यकता नहीं थी ये एग्जाम्पल लेने की, मैं बस एक प्रिंसिपल यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रहा था। जॉर्ज पुलिया का जो प्रिंसिपल है, 2-3 बातें हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, धीरे धीरे जैसे जैसे वो आती जाएंगी मैं बताता जाऊँगा। कुछ बहुत विस्तृत यहाँ पे चर्चा नहीं है, पर ये बहुत सबसे मूल सूत्र है प्रॉब्लम सॉल्विंग का जनरल मैथमेटिक्स में। कोई एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूँ। कोई अगर थ्योरम है या कोई रिसर्च प्रॉब्लम है नहीं सॉल्व हो रही, तो उसे खुद से आसान बनाएं। ऐसे आसान बनाएं कि जो मूल तत्व है उस सवाल का वो थोड़ा बचा रहे। ऐसा ना करें कि एकदम ही कोई ट्रिवियल सा सवाल सॉल्व कर दिया और फिर उससे कोशिश कर रहे हैं जटिल सवाल को सॉल्व करने की। नहीं, यहाँ पे जब हमने ये उदाहरण लिया तो सवाल का जो मूल तत्व है वो बचा रह गया। ऐसा नहीं हुआ कि हम कुछ ही एकदम ही ट्रिवियल सी चीज़ करने लगे। ठीक है, ओके। तो आई होप ये समझ में आया। और हाँ, ये सारी चीज़ें जो हम कर रहे थे, डिवीजन बाय ए आर, ये सब जो कर रहे थे वैलिड है, क्योंकि किसी भी एच पी में कोई भी टर्म ज़ीरो नहीं होता, तो ये ए आर से ऊपर नीचे डिवाइड करना वैलिड है। ये बातें मुझे बोलनी चाहिए। ऑल राइट, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इस बार हमारे पास कोई एच पी दी हुई है और हमें शो करना है कि ये जो अजीब सा सम है वो इसके बराबर है। ठीक है, ज़रूर विचार करें। ऑल राइट, अगेन समझ नहीं आ रहा कैसे अप्रोच करें, तो फिर जो भी हमने जस्ट अभी सीखा कि अगर ना समझ में आ रहा हो सवाल को आसान बनाएं, और आसान बनाने के लिए हम इसको एक उदाहरण से रिप्लेस कर देते हैं। तो a1 इज़ 1, a2 इज़ 1/2, a3 इज़ 1/3, और यहाँ समझते हैं क्या हो रहा है इस पर्टिकुलर केस में। तो जो गिवन सम है वो क्या है? जो गिवन सम है वो है 1/1 टाइम्स 2। a1 a2 का क्या मतलब हुआ? 1/1 टाइम्स 2। a2 a3 है 1/2 टाइम्स 3, 1/3 टाइम्स 4, एंड सो ऑन। और इसको हमें सिद्ध करना है इसके बराबर है। बेसिकली किसी तरह से इसे जोड़ने की युक्ति निकालनी है। नहीं क्लियर हो रहा है, ये देख के नहीं समझ में आ रहा कि कैसे इसे जोड़ें। और यहाँ पे टेलीस्कोपिक सीरीज़ का आइडिया, जो बाद में हम टेलीस्कोपिक सीरीज़ को अलग से पढ़ेंगे, पर उसका एक हम उदाहरण पहले देख चुके हैं एपी वाले लेक्चर में। यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। ये बढ़िया ट्रिक है जो आनी चाहिए। तो ये जो चीज़ है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो पहला टर्म है उसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/2। जो दूसरा है उसे लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। वेरी इंटरेस्टिंग। और ये करते करते यहाँ तक। और ये क्लिक ना हो तो कोई बात नहीं, ये अगर अभी क्लिक ना हुआ हो तो कोई बात नहीं, ये अपने आप सीख जाएंगे। जैसे जैसे इसके आप उदाहरण देखेंगे आप सीख जाएंगे। एक बार हम पहले देख चुके हैं, ये दूसरा, और आगे अपने आप क्लिक होने लगेगा। तो अब ये सारे कैंसिल, ये सब के सब कैंसिल। जो बीच में सामग्री बैठी है, क्योंकि ये माइनस साइन के साथ है, प्लस साइन के साथ है, तो ये गया, फिर ये गया, फिर ये गया, एंड सो ऑन। तो ये चीज़ क्या बन गई? दिस इज जस्ट द फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट ब्रैकेट माइनस द लास्ट टर्म ऑफ द लास्ट ब्रैकेट। सो दिस इज इक्वल टू n-1 टाइम्स 1/n, जो कि इससे मैच कर गया। 1/n इज सेम एज दैट नंबर, और n-1 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस पर्टिकुलर उदाहरण में हमने कर लिया, और अब इसको ही हम इसकी नकल कर सकते हैं। अब यहाँ से आइडिया मिल गया तो हम नकल कर सकते हैं, राइट? तो अब हम क्या करेंगे कि जो AR है, क्योंकि 1/A1 1/A2 ये एक AP है, दिस इज एन AP, सो वी कैन से कि AR जो है, या रादर 1/AR जो है, दैट इज कैपिटल A प्लस R-1 इंटू कैपिटल D। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसका जो फर्स्ट टर्म है इसको मैंने कैपिटल A बोल दिया, और जो इसका कॉमन डिफरेंस है उसको कैपिटल D बोल दिया।
तो इसका जो rth टर्म है वो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। सो देयरफॉर AR इज 1 अपॉन A प्लस R माइनस 1 इंटू डी। और जो सम में हम इंटरेस्टेड हैं वो फिर क्या हो गया, वो ये है 1 अपॉन A टाइम्स 1 अपॉन A प्लस डी प्लस 1 अपॉन A प्लस डी टाइम्स 1 अपॉन A प्लस 2D एंड सो ऑन। करेक्ट। पर जो चीज़ यहाँ पे हमने देखी थी अब उसी को ही नकल करके हम कर देंगे। तो व्हाट इज़ दिस, इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन A प्लस डी। पर थोड़ी गड़बड़ है यहाँ पे, क्योंकि ये जो चीज़ है वो एग्जैक्टली इसके बराबर नहीं है, क्योंकि न्यूमरेटर इस चीज़ का D आएगा, तो उसको एडजस्ट हमें करना पड़ेगा और वो हम ऐसे एडजस्ट कर लेंगे कि इस पूरी चीज़ को 1 अपॉन D से मल्टीप्लाई करते हैं। और ये सब करने में एक बात जो हमें ध्यान में रखनी है कि D शुडंट बी ज़ीरो। अगर D ज़ीरो है इसका मतलब दिस इज़ अ कांस्टेंट टर्म, यानी कि जो ओरिजिनल चीज़ दी थी वो कांस्टेंट थी, और उस केस में आप ऐसे ही सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सारी रीजनिंग हो रही है वो D नॉन ज़ीरो में हो रही है, क्योंकि D इक्वल टू ज़ीरो में हम इसको बिना कुछ किए ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो दो केस बना लें, इधर दिस इज़ अ कांस्टेंट सीक्वेंस और दिस इज़ नॉट। अगर ये कांस्टेंट है देन वी आर डन, अगर कांस्टेंट नहीं है तो ये रीजनिंग ओके। तो this is now plus 1 upon D 1 upon A plus D minus 1 upon A plus 2D। ये n माइनस 2 होना चाहिए था, सॉरी अबाउट दैट। ठीक है, और अब कुछ नहीं, ये 1 अपॉन डी तो हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो चलो मैं निकाल ही देता हूँ यहीं पे, क्योंकि जगह भी नहीं है। और फिर ये सब जो ये वाले टर्म्स है सब अब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो केवल एक्सट्रीम टर्म्स बचेंगे। तो दिस होल थिंग वुड देयरफॉर बी इक्वल टू 1 अपॉन डी टाइम्स 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, विच इज़ वॉट न्यूमरेटर में आ जाएगा n माइनस 1 इंटू डी, और डिनोमिनेटर में 1 अपॉन डी टाइम्स a इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट। पर ये d और ये d कैंसिल, तो वो मैं हटा देता हूँ, और अब कुछ नहीं है, दिस इज एग्जैक्टली n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए इज जस्ट a1 times 1 upon a plus n minus 1 into d which is an। so that's it, यही चीज़ हमें लानी थी। तो यहाँ पर ये फ़ायदा हुआ हमें, ये जब सिंपल एग्जाम्पल में हमने होते हुए देखा बात समझ में आई। डायरेक्टली ये कोई लिख के दे दे ठीक है, उतना पता नहीं चलता क्या हो रहा है। जो मूल बात है, जो सवाल का या जो प्रूफ का मेन स्टेप है, वो यहाँ पे ज़्यादा क्लियर है एक सिंपल से एग्जाम्पल में रादर दैन एक जनरलिटी में, ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। राइट, सो दिस इज द लास्ट थिंग। बड़ा ही सरल सा एक सवाल कि एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, पहला टर्म इज 5, 20th टर्म इज 25। वो सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है जब ये हो जाए? पहले तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर है ही क्यों सच दैट an इज नेगेटिव, पर अब सवाल ऐसे पूछा गया तो ज़रूर होगा। तो जितने ऐसे नेचुरल नंबर्स हैं सच दैट an इज़ लेस देन 0, उनमें से सबसे छोटा कौन सा है, यानी फर्स्ट टाइम द सीक्वेंस बिकम्स द टर्म इन द सीक्वेंस बिकम्स नेगेटिव, ये पूछा गया है। ये ऑप्शंस हैं। जेईई एडवांस का सवाल है तो ज़रूर वीडियो पॉज करके ट्राई करें, है बहुत सरल सवाल। ओके, सोल्यूशन। ठीक है, तो हमें दिया क्या हुआ है कि ये जो रेसिप्रोकल्स हैं वो AP है, 1 अपॉन A1, 1 अपॉन A2, ये एक AP है। और हमसे पूछा गया है कि सबसे छोटा n सच दैट an इज नेगेटिव, राइट। फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n सच दैट an इज नेगेटिव। तो दैट इज इक्विवेलेंट टू आस्किंग कि वो सबसे छोटा n कौन सा है सच दैट 1 अपॉन an इज नेगेटिव,
राइट। अब सारी बातें हम AP में कर लेते हैं, हम क्यों HP की अब बात करें। HP का मतलब ही हमारे लिए वो है कि रिवर्स कर लो या रेसिप्रोकल कर लो तो AP मिल जाए, ठीक है। तो हमारे पास ये AP है, इसमें हमसे पूछा गया है वो सबसे छोटा n कौन सा है सच दैट 1/an इज नेगेटिव, या जो nth टर्म ऑफ दिस AP इज नेगेटिव, यही प्रश्न है। तो फर्स्ट टर्म ऑफ दिस AP क्या है, द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस AP इज 1/5, और जो 20th टर्म ऑफ दिस AP है वो हमें पता है, तो इसका हम कॉमन डिफरेंस इस AP का निकाल सकते हैं, एंड देयरफॉर हमें इस AP के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और फिर हम वो स्मॉलेस्ट n निकाल लेंगे जिसके लिए nth टर्म इज नेगेटिव। सो हमको पता है कि 1/A20 विच इज़ द 20th टर्म ऑफ दिस AP इज़ द फर्स्ट टर्म प्लस 20 माइनस 1 इंटू द कॉमन डिफरेंस। कैपिटल D के बजाय मैं चलो स्मॉल d लिख देता हूँ, स्मॉल d इज़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP, राइट। तो इससे d की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमें पता है 1/A20 और 1/A1 क्या है, 1/A20 इज़ 1/25 और 1/A1 इज़ 1/5 एंड दिस इज़ 19d। थिंक बड़े गंदे नंबर्स आने वाले हैं, तो therefore 1/25 minus 1/5 is 19d. So this is what? This is 1 minus 5 आएगा न्यूमरेटर में, so minus 4/25 that is 19d। अब बहुत गंदे नंबर्स आएंगे, so d is equal to minus 4/25 into 19। अब कर लो इसको, ठीक है, ये हमारा d हो गया। और an हम जानना चाहते हैं नेगेटिव सबसे छोटे n के लिए कौन सा वो सबसे छोटा n है जिसके लिए an इज नेगेटिव। सो an लेस देन 0 इज इक्विवेलेंट टू सेइंग कि 1/A1 प्लस n माइनस 1 इंटू d इज नेगेटिव, विच इज इक्विवेलेंट टू सेइंग कि 1/5 प्लस n माइनस 1 इंटू दिस हॉरिबल नंबर इज नेगेटिव, विच इज same as saying कि 1/5 is less than this number, which is same as saying 19/5 plus 1, नहीं sorry 19 into 5 upon 4 plus 1 इज़ लेस देन n। बेसिक एल्जेब्रा, बस यहाँ पे मैंने शफलिंग करी है, इसको उधर मल्टीप्लाई किया एंड सो ऑन। तो 19 into 5 इज समथिंग, इट इज़ आई थिंक 95, 95 by 4 plus 1, चलो 4 को डिनोमिनेटर में ही रखते हैं। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू सेइंग 99 by 4 इज लेस देन n, विच इज इक्विवेलेंट टू सेइंग 4 into 25 100 होता है, तो 4 into 24, सो 24 into 24 plus 3/4 इज लेस देन n। तो वो सबसे छोटा नेचुरल नंबर जिसके लिए an नेगेटिव है वही सबसे छोटा नेचुरल नंबर है जो कि 24 plus 3/4 से बड़ा है। तो जो सबसे छोटा नेचुरल नंबर जो 24 plus 3/4 से बड़ा है वो कौन सा है, वो है 25। सो द फर्स्ट टाइम an इज नेगेटिव इज व्हेन n इज 25, ठीक है। सो हाँ, ये ऑप्शन में भी है थैंकफुली। All right, great. So with that, I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.